नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज के द बिग न्यूज़ में हमारी चर्चा का विषय प्रमुख रूप से विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का आधार है, जहां पर विश्व बैंक के द्वारा ये कहा गया है कि वर्तमान वर्ष में भारत के द्वारा जो भी प्रेषण यानी रेमिटेंस की प्राप्ति की जा रही है, उसमें भारत 100 अरब डॉलर का जो आंकड़ा है वो पार कर लेगा। तो ये जादुई आंकड़ा अगर भारत इस वर्ष पार करने वाला है, तो प्रमुख रूप से इसके लिए कारण कौन से उत्तरदायी हैं और रिपोर्ट के कुछ प्रमुख जो बिंदु हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। विश्व बैंक के द्वारा अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसे माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के नाम से जाना जाता है, और इसी रिपोर्ट में अगर हम देखें तो विश्व बैंक के द्वारा यह कहा गया है कि 2022 में भारत रेमिटेंस या प्रेषण के माध्यम से जो भी एक तरह से आय प्राप्त कर रहा है, वो आंकड़ा 100 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत ने रेमिटेंस के माध्यम से 89.4 बिलियन यूएस डॉलर प्राप्त किए थे, और ये तुलना में अगर हम देखें तो यह आंकड़ा बढ़कर 100 अरब डॉलर होने वाला है 2022 में। तो यहाँ पर जो वृद्धि दर है वो 2021 में अगर हम देखें तो 7.5% की थी, और यही वृद्धि दर 2022 में बढ़कर 12% की हो रही है। और यही प्रमुख रूप से कारण है कि भारत 100 अरब डॉलर का ये जो आंकड़ा है वो पार करने वाला है। यहाँ पर हम जब प्रमुख रूप से रेमिटेंस की बात करते हैं या प्रेषण की बात करते हैं, तो इसका प्रमुख रूप से अर्थ ये है कि भारतीय मूल के जो भी लोग विदेश में रह रहे हैं वो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा भारत में भेजते हैं। भारत में यह जो आय का हिस्सा भेजा जाता है, इसी को एक तरह से हम रेमिटेंस के नाम से जानते हैं। और प्रमुख रूप से रेमिटेंस या प्रेषण का आधार ये रहता है कि जो भी भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं वो अपने परिवार कुछ आय का हिस्सा भारत में भेजते हैं, और इस रूप में भारत की अर्थव्यवस्था में उनका एक अप्रत्यक्ष रूप में बड़ा योगदान माना जाता है। यहाँ पर हमें यह आंकड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम 2021 की बात करें या 2020 की बात करें, तो पिछले कई वर्षों से लगातार वैश्विक स्तर पर रेमिटेंस की प्राप्ति में भारत लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम क्रम में देखें तो नंबर 1 पर भारत है, और ये पिछले 3-4 वित्तीय वर्ष से लगातार भारत की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है कि हम टॉप पोजीशन में हैं विश्व में जितने भी देशों के द्वारा रेमिटेंस प्राप्ति की अगर हम रैंकिंग की बात करें। अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो चीन और मैक्सिको में एक तरह से टाई है, यानी दोनों में 53 अरब डॉलर रेमिटेंस प्राप्ति हुई है। उसके बाद अगर हम देखें तो फिलीपींस, मिस्र, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, नाइजीरिया और यूक्रेन की स्थिति आती है। इसी के साथ साथ अगर हम एक आंकड़े की और बात करें तो अलग अलग देशों के द्वारा जो रेमिटेंस प्राप्त किया जाता है वो उनकी जीडीपी में कितना योगदान करता है। टोंगा की बात करें तो ये उनकी जीडीपी का 44% है, लेबनान की बात करें 35%, और अगर हम यहाँ पर किर्गिस्तान की बात करें तो ये 30%। तो ये ऐसे देश हैं जहां पर जीडीपी का जो बड़ा भाग है वो एक तरह से प्रेषण या रेमिटेंस के माध्यम से प्राप्त होता है। भारत में अगर ये स्थिति देखें तो जीडीपी का जितना प्रतिशत हम बाहर से प्राप्त करते हैं प्रेषण के रूप में, वो एक तरह से 5% से काफी नीचे है। तो हमारा आंकड़ा जीडीपी की तुलना में उतना बड़ा एक तरह से नहीं है। और अगर हम 2022 के आंकड़े की बात करें तो माना जा रहा है कि देश की जीडीपी का लगभग 3% हम रेमिटेंस के माध्यम से प्राप्त करेंगे, अगर हम 100 अरब डॉलर के आंकड़े को रेमिटेंस में एक तरह से पार करते हैं। विश्व बैंक के द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगर हम दक्षिण एशिया के लिए 2022 का आंकड़ा देखें तो कुल मिलाकर 163 अरब डॉलर एक तरह से इन देशों को प्राप्त होगा, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका ये प्रमुख रूप से देश शामिल हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें, दक्षिण एशिया के देशों में 2022 में जो भी एक तरह से वृद्धि हुई है वो 3.5% की है, लेकिन यही आंकड़ा आप 2021 में देखें तो 6.7% है। यानी आप कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया में जो रेमिटेंस की प्राप्ति हो रही है उसमें एक तरह से गिरावट का प्रतिशत देखा जा रहा है। जैसा हमने दक्षिण एशिया के आंकड़े के संदर्भ में देखा कि भारत और नेपाल एक तरह से यहाँ पर ब्राइट स्पॉट हैं, क्योंकि भारत में आप देखें लगभग 12% की वृद्धि और नेपाल में लगभग 4% की वृद्धि है प्रेषण की प्राप्ति में। लेकिन अन्य जो देश हैं दक्षिण एशिया में, वहां पर लगभग 10% की औसत गिरावट है, और इसीलिए दक्षिण एशिया में एक तरह से स्थिति थोड़ी सी असमान दिखती है जो भी अलग अलग देशों के द्वारा रेमिटेंस प्राप्त किया जाता है। दक्षिण एशिया में जो भी रेमिटेंस को लेकर एक कमी दिख रही है उसके बड़े कारण घरेलू भी हैं और वैश्विक भी हैं। और आप ध्यान रखें ये जो कारक हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग समान है, यानी अगर दक्षिण एशिया में मुद्रास्फीति या महंगाई दिख रही है तो ये वैश्विक स्तर पर अन्य देशों में भी दिख रही है। जैसे अमेरिका की बात करें, वहां पर 40 वर्ष में सबसे ज्यादा महंगाई की स्थिति है और एक तरह से मांग में गिरावट आई है। तो जिस तरह से मूल्यों की वृद्धि हुई है उससे मांग में कहीं ना कहीं गिरावट आई है।
साथ साथ रूस यूक्रेन का जो विवाद है वो भी इसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है और इस रूप में दक्षिण एशिया में प्रेषण को लेकर एक गिरावट है। हमें प्रमुख रूप से यह देखना है कि अगर भारत 2022 में 100 अरब डॉलर के इस आंकड़े को प्रमुख रूप से पार करने वाला है तो इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारक कौन से हैं। अगर हम इसके प्रमुख कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण यह है कि अगर हम गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी खाड़ी सहयोग परिषद के देशों की बात करें, जिसमें सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और कुवैत शामिल हैं, इन देशों में एक तरह से अनौपचारिक रूप में जो भारतीय काम कर रहे थे और वहां पर आप देखिए उनके वेतन बहुत अधिक नहीं थे, यानी कम वेतन पर वो काम करते थे। लेकिन वर्तमान में आप देखें कि ये थोड़ा सा एक शिफ्ट हुआ है, तो खाड़ी सहयोग परिषद के देशों की तुलना में जो काम करने वाले लोग हैं वो अब एक तरह से पहुंच रहे हैं कहां पर, यूएसए में, यूके में, साथ साथ वो सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पहुंच रहे हैं। और वहां पर आप देखें उच्च आय वाले ये देश हैं, वहां पर उनका वेतन भी काफी ज्यादा है। तो आप देखें उच्च कुशल नौकरियां जो हैं वो भारतीयों के द्वारा ज्यादा प्राप्त की गई हैं, इस रूप में उनका जो वेतन है वो थोड़ा सा बड़ा है। और आप ध्यान रखें भारत की आबादी काफी युवा है, हम जनसंख्या अधिशेष वाले देश हैं और हमने कौशल पर एक तरह से काम किया है, स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया है। और स्किल डेवलपमेंट के आगे बढ़ने का एक नतीजा है कि हायर स्किल के जो जॉब हैं वो भारतीयों को ज्यादा मिल रहे हैं। खाड़ी सहयोग परिषद के इन देशों में जो भारतीय अनौपचारिक रूप से कम आय में काम कर रहे थे वो उच्च कुशलता वाले रोजगारों में आप देखें तो एक तरह से अमेरिका, इंग्लैंड या अगर हम पूर्वी एशिया के देशों की बात करें वहां पर पहुंचे हैं। इस रूप में उनकी आय बढ़ी है और इसी आधार पर वो भारत में जो रेमिटेंस भेज रहे हैं वो हिस्सा भी बढ़ा है। तो ये इसका एक सबसे प्रमुख कारण माना जा रहा है। दूसरा बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो भी उच्च आय वाले देश हैं जैसे यूएसए, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनकी अगर हम बात करें तो भारतीय जो प्रवासी हैं उनको वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिली। और साथ साथ आप देखें कि इन देशों में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज दिए गए। इसका लाभ भी एक तरह से भारतीयों को अधिक आय के रूप में हुआ और उन्होंने प्रेषण भारत में बढ़ाया। तीसरे अगर हम एक महत्वपूर्ण कारक की बात करें तो यूएसए और ओईसीडी अगर हम देशों की बात करें, इसमें अगर हम देखें तो यूरोप, उत्तर अमेरिका, साथ साथ अगर हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात करें तो इस तरह के प्रमुख जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इसमें शामिल हैं। तो इन अलग अलग देशों में अगर हम देखें तो वेतन की वृद्धि एक तरह से तेज हुई है। आप देखें महंगाई की स्थिति है उस रूप में वेतन की वृद्धि भी कहीं ना कहीं हुई है। साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पर श्रम बाजार में जो श्रमिकों की आवश्यकता है, खास तौर से जो स्किल्ड लेबर है, वो स्थिति बढ़ी है। इसका लाभ भी एक तरह से भारतीयों को मिला है और प्रेषण के रूप में जो उनकी आय बढ़ी है तो वो भारत में प्रेषण या रेमिटेंस को बढ़ाने में भी सफल रहे हैं। खाड़ी सहयोग परिषद के जिन देशों में भारतीय काम कर रहे हैं वहां भी स्थितियां थोड़ी सी सुधरी हैं क्योंकि वहां की सरकारों ने प्रत्यक्ष रूप में आर्थिक समर्थन वहां काम करने वाले लोगों को दिया है और इस आधार पर जो उनको आर्थिक सहायता मिली है उससे जो भी मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि हुई है उससे वो अपना बचाव कर पा रहे हैं और ऐसी स्थिति में उनके प्रेषण की जो क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती है या प्रेषण को भारत में भेजने की क्षमता को बनाकर रखते हैं। तो यह भी खाड़ी के देशों में एक तरह से लाभ की स्थिति रही। आप ध्यान रखें दक्षिण भारतीय राज्यों में खास तौर से अगर हम केरल की बात करें वहां से बड़ी संख्या में लोग खाड़ी के देशों में रहते हैं तो ये प्रेषण की स्थितियों को एक तरह से लगातार मजबूत बनाकर रखता है। एक और महत्वपूर्ण कारण माना जाता है अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए का एक तरह से नीचे जाना। यानी अगर हम $1 की बात करते हैं कि ये आंकड़ा मान लीजिए 70 रुपए का है और ये आंकड़ा बढ़कर किसी भी समय मान लीजिए 80 रुपए होता है तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए भारतीय के द्वारा $100 भेजा जाता है तो $100 की जो वैल्यू है वो अगर हम यहाँ पर देखें तो वो निकल के आती है 7,000 रुपए। लेकिन अगर 80 रुपए का डॉलर हो जाता है तो यही $100 भारत में बढ़कर कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए। तो इसने भी एक तरह से भारत में जो प्रेषण की स्थितियां हैं उसको मजबूती प्रदान करी है। जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में रुपए के मूल्य में 10% की गिरावट देखी गई है और इसने भी प्रेषण की स्थितियों को भारतीयों के लिए लाभदायक बनाया है। वैक्सीनेशन की प्रक्रियाओं का मजबूत होना और यात्रा को लेकर जो प्रतिबंध थे उन प्रतिबंधों का हटना, इसने भी भारतीयों के प्रेषण की स्थिति को कहीं ना कहीं मजबूत किया है। ये सभी कारक मिलकर 2022 में भारत को $100 अरब का रेमिटेंस का जो जादुई आंकड़ा है वो पार करने में मदद करेंगे। इसी रिपोर्ट में भविष्य के संदर्भ में कुछ एक तरह से अनुमान भी दिए गए हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि जिस तरह से मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बनी हुई है और अमेरिका के अर्थव्यवस्था में एक मंदी की स्थिति दिख रही है, माना जा रहा है कि भविष्य में जो रेमिटेंस भारत को प्राप्त हो रहा है उसमें कुछ कमी आ सकती है। यानी अगर हम 2023 की प्रमुख रूप से बात करें। इसी के साथ साथ देखें खाड़ी सहयोग परिषद के जो देश हैं
जैसे हमने बात करी थी सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, इन देशों में प्रमुख रूप से आप देखें कि जो भी तेल की कीमतें हैं उनमें एक गिरावट की स्थिति बन रही है और वहां पर आर्थिक विकास भी थोड़ा कमजोर हुआ है। उसका प्रभाव यह होगा कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं वहां पर प्रेषण या रेमिटेंस की जो एक तरह से फ्लो है वो कम होगा और भारतीय एक तरह से बड़ी संख्या में खाड़ी के देशों में काम करते हैं, तो वहां की अर्थव्यवस्था अगर कमजोर होती है तो भारत में रेमिटेंस का जो फ्लो है वो घट सकता है। ये 2023 के संदर्भ में एक अनुमान लगाया गया है। आज के द बिग न्यूज के सत्र को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर आप इसे पसंद कर रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।